नमस्कार, मैं एमएस चौहान आप सभी का सक्सेस प्लस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथ में वंदन अभिनंदन मां सरस्वती जो विद्या की देवी हैं। तो चलिए बच्चों, हम और आप अपनी क्लास की शुरुआत सरस्वती वंदना के साथ करें। सरस्वती महाभाग्ये विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। मां शारदा की कृपा आप सभी विद्यार्थियों पर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के सीरीज की जो नेक्स्ट क्लास है उसकी शुरुआत करते हैं। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं और इस श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए आज भी हम 10 प्रश्नों को करेंगे। यह 10 प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं कि आप इन प्रश्नों की जो रिपीटेशन है वह बार बार किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षाओं में देखने को मिलता है। तो आप और हम इस सीरीज को आगे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को हम देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं। तो शिक्षा की प्रक्रिया के अंग की अगर बात करें तो आप सभी को पता होगा कि जो शिक्षण प्रक्रिया है उसके मुख्यतः 3 अंग होते हैं, है ना। 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? एक तो पाठ्यक्रम, छात्र और शिक्षक। तो आप इसको इस तरह के फिगर से भी आप समझ सकते हैं। इस तरह के हम फिगर से भी इस चीज को हम समझ सकते हैं। अगर आप देखें तो यहां पर आप कह सकते हैं कि छात्र आ जाएगा, यहां पे शिक्षक, शिक्षक और यहां पर पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम आपने पढ़ा होगा, है ना। इस तरह से शिक्षण प्रक्रिया में छात्र जो होता है वह केंद्र होता है। छात्र क्या होता है? वह केंद्र होता है। ये यहां पर आप शिक्षण प्रक्रिया, तो इस तरह से ये कंप्लीट डायग्राम है। अगर इसको आप माइंड में रखते हैं एक माइंड मैप के तौर पे तो आपको यह हेल्पफुल रहेगा इस तरह के प्रश्नों को जवाब देने में। तो शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं। तो अगर हम जवाब की बात करें तो आप देखिए इसमें शिक्षक भी है, शिक्षार्थी भी है, पाठ्यक्रम भी है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ये सभी, है ना। ये भी और ये भी, यानी सारे ही सही है। क्लियर है? और इस डायग्राम को भी आप जरूर याद रखें या फिर आप चाहे तो इसे लिख लें। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। तो शिक्षक की क्या भूमिका है? तो आप सभी जानते हैं कि जो आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें जो शिक्षक की जो भूमिका है वह एक फैसिलिटेटर की है, एक सुलभकर्ता की है ना। शिक्षक सीखने सिखाने हेतु, यानी जो भी लर्निंग सिचुएशन है, जो भी अधिगम की परिस्थिति है वह उसमें प्रेजेंट तो रहता है ना, और एक फैसिलिटेटर की भूमिका में रहता है, फैसिलिटेट करता है, जिसमें छात्र जो है सक्रिय रूप से अपने अनुभव द्वारा सीखते हैं। तो यहां पर अगर इस प्रश्न को देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि इसका जो सटीक आंसर होगा वो क्या होगा? सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, यानी यहां शिक्षक की जो भूमिका है वह सुलभकर्ता की है, वह फैसिलिटेट करने का काम करते हैं। इसलिए टीचर यहां पे एज ए फैसिलिटेटर हो जाएगा, सुलभकर्ता हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जवाब जो है ए ही सही होगा। दूसरे का भी देख ले, बच्चों को गणित विज्ञान और भाषा सिखाने की। ऐसा तो नहीं कि भाई गणित विज्ञान और भाषा दूसरे विषय को भी सिखाते हैं, और सिखाते क्या है बेसिकली, वह एक तरह से फैसिलिटेट करते हैं। बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देना, ये भी नहीं बच्चों, ये सही है अपने आप में, बट सिर्फ मूल्य आधारित शिक्षा देने को ही शिक्षा तो नहीं कह सकते ना, दूसरे विषय भी है। बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो सटीक जवाब है वो क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। क्या कि टीचर यहां पर क्या है? एक सुलभकर्ता है। क्या है? सुलभकर्ता की भूमिका में। इसलिए हमारा जो जवाब होगा वो क्या होगा? सुलभकर्ता हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है खेल विधि के प्रतिपादक। अब देखिए मैंने आपको एक बात आपको मैं बता देता हूं कि जितने भी विधि हैं और उसके जो प्रतिपादक हैं उसको जरूर आप एक बार देख लें, क्योंकि एक प्रश्न यहां से बनता ही बनता है। एक प्रश्न यहां से बनता ही बनता है। पिछले सीरीज में भी आपने देखा था, पिछले सीरीज में भी एक प्रश्न था। किसका? एक प्रश्न आपने किया है ना पिछले सीरीज में। कौन सा? अगर याद हो तो बताएं, आप कोई भी कमेंट करके बताएं कौन सा प्रश्न था। डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? जिसमें हमने पढ़ा था कि भाई डाल्टन शिक्षण विधि का जो विकास है वो किसने किया था? मिस हेलेन पार्क
हर्स्ट ने, है ना, और मिस हेलेन पार्क्स हर्स्ट ने 1920 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के, है ना, डाल्टन स्थित विद्यालयों में इस विधि को आरंभ किया। क्लियर है? तो देखिए यहां से फिर से एक प्रश्न पूछ दिया गया है उसी विधि से कि भाई खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है। आप सभी को पता होगा कि जो खेल शिक्षण विधि है इसके प्रतिपादक जो है वह पेस्टालॉजी के शिष्य, है ना, पेस्टालॉजी के शिष्य फ्रेडरिक विलियम ऑगस्ट फ्रॉवेल माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? कई बार पूरा नाम भी पूछ दिया जाता है, इसलिए आप इसको भी याद रखेंगे। कौन? फ्रेडरिक विलियम ऑगस्ट फ्रॉवेल, इन शॉर्ट फ्रॉवेल नाम है इनका, है ना, इन शॉर्ट फ्रॉवेल भी कहते हैं, फ्रॉवेल माने जाते हैं। इन्होंने ही किंडरगार्टन, यानी इसको किंडरगार्टन की संकल्पना दी थी। कंसेप्ट किंडरगार्टन का इन्होंने ही दिया था। क्लियर है? यानी इसको एक और नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखेंगे, फ्रॉवेल उपहार के नाम से। कभी भी पूछ दिया जाए तो फ्रॉवेल उपहार के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? ये जरूर याद रखेंगे। किलपैट्रिक जॉन डीबी के उत्तराधिकारी थे और इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा के लिए परियोजना विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड का विकास किया था। अब देखिए यहाँ पे एक विधि और आपको मैं बता दे रहा हूं, है ना, कई बार पूछा जाता है। कौन सा विधि? हमेशा याद रखना, परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। जब भी परियोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड बताएगा तो आप हमेशा किलपैट्रिक लगाएंगे। और किलपैट्रिक कौन थे? तो ये जॉन डीबी के ही उत्तराधिकारी थे। जॉन डीबी का भी नाम आप जानते होंगे, है ना, यह प्रगतिशील शिक्षा के, है ना, एक बहुत बड़े समर्थक थे, एक स्ट्रॉन्ग प्रोपेगेटर थे। कौन? जॉन डीबी साहब, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे बड़ा ही सरल सा जवाब है, सुकरात नहीं होगा, किलपैट्रिक भी नहीं होगा, अरस्तु भी नहीं होगा, क्या होगा? फ्रॉवेल होगा। क्लियर है? तो यहां पर हम इस तरह से आपको एक महत्वपूर्ण चीज यह बताना चाह रहे हैं कि शिक्षण विधियां जरूर आप ठीक से पढ़ करके जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीबी के अनुसार समुचित है? देखिए, जॉन डीबी का नाम हमेशा प्रगतिशील शिक्षा के साथ जोड़ा जाता है और हमेशा आप ये याद रखेंगे, प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। तो प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीबी के अनुसार समुचित है ना? तो प्रगतिशील शिक्षा, अब इसमें कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होता, यह तो होगा नहीं, क्योंकि बात ही की जाती है किसकी? प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बात की जाती है डेमोक्रेटिक क्लासरूम की। ठीक है, और ये बोल रहा है कि भाई प्रजातंत्र का कोई स्थान ही नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। बिल्कुल यही सही जवाब है, क्योंकि प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा यही कहती है कि बच्चों को इतना सक्षम बना दो कि बच्चा स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्रिय भूमिका निभा सके। ठीक है? जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, देखो ये भी गलत है, जबकि जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित होती है, यहां दे दिया नहीं है, नहीं होगा, इसका गलत हो गया। कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए। भाई विद्यार्थियों की आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा, है कि नहीं? तो क्लियर सी बात है, यहां पर सभी ऑप्शंस में जो सबसे सटीक ऑप्शंस है वो क्या हो जाएगा? हमारा बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। अब यहां पर शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली जो है वो विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं की ओर संकेत करता है। यही मतलब हुआ ना इसका। तो ठीक है, तो यहां पर आप क्या कह सकते हैं कि भाई विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, यही तो सही जवाब होगा। मूल्यांकन प्रक्रिया, सिर्फ मूल्यांकन प्रक्रिया तो नहीं हो सकती। कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, यह भी अपने आप में पूर्ण नहीं है। शिक्षण पद्धति में पढ़ाई जाने वाले विषय वस्तु, यह भी अपने आप में पूर्ण नहीं है, क्योंकि जब भी पाठ्यचर्या हो गई तो पाठ्यचर्या एक क्या है? एक वाइटल वर्ड है, एक मतलब कह सकते हैं कि भाई बृहत रूप है, इसका बृहत रूप है। तो बृहत रूप में जो जवाब होगा वो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, यहां से थोड़ा कलर चेंज कर ले, संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है। यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका है? एक तो ध्यान में आप रखेंगे क्लास 3 के बच्चों की बात हो रही है इसमें। कक्षा 3 के विद्यार्थी यानी बाल्यावस्था हो जाएगा, भाई बाल्यावस्था में ही होंगे, और इस अवस्था में बालक की रुचि पढ़ने लिखने में नहीं आती है, हमेशा याद रखना। उनकी रुचि किसमें होती है? उनकी रुचि होती है खेल कूद में ज्यादा। तो बच्चों को हमेशा खेल विधि द्वारा या कोई एक्टिविटी के द्वारा, कोई सृजनात्मक क्रियाकलाप के द्वारा ही शिक्षा देना सही रहेगा। अगर हम उनको खेल विधि द्वारा या सृजनात्मक क्रियाकलाप के द्वारा शिक्षा देते हैं तो वह सक्रिय सहभागी बनकर सीख पाएंगे, सक्रिय सहभागी बनकर सीख पाएंगे, है ना? तो इसका क्या हो सकता है जवाब?
आप दें जरा, इसका कौन सा सटीक जवाब होगा, है ना? क्रिएटिव वाला काम, है ना? क्रिएटिविटी एक तरह से कह सकते हैं आप। व्याख्यान विधि तो बड़े क्लासेस में होती है, तो ये तो होगा नहीं, व्याख्यान विधि तो होना नहीं है। क्लियर है? ये बड़े कक्षाओं के लिए होता है। सृजनात्मक क्रियाकलाप, हाँ ये सही हो सकता है। समूह वार्तालाप, ये भी छोटे बच्चों के लिए नहीं है। प्रयोगशाला विधि, ये भी छोटे बच्चों के लिए नहीं है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। क्योंकि देखो छोटे बच्चे, यहां कहा जा रहा है कि बच्चे किस क्लास के हैं? 3 के हैं, है ना? 3rd क्लास के हैं। बच्चे किसके हैं? 3rd क्लास के हैं। अब 3rd क्लास के बच्चों को प्लेबी मेथड से सिखाओगे ना, वो बड़े आसानी से सीखते हैं, है ना? या फिर उनको एक्टिविटीज करवाओ, कोई क्रिएटिव काम करवाओ, है ना? बच्चे उसमें दिलचस्पी लेंगे, बच्चे उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। अब देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आपको भी बताया है हमने कि जो किंडरगार्टन पद्धति है शिक्षा का विकास, वो मनोवैज्ञानिक किसके द्वारा किया गया है? फ्रोबेल मनोवैज्ञानिक नाम के जो मनोवैज्ञानिक है फ्रोबेल, उनके द्वारा किया गया है। ठीक है ना? यह शिक्षा प्राथमिक स्तर की जाती है ना? क्योंकि किंडरगार्टन बच्चों से रिलेटेड है ना? तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो फ्रोबेल है इनका योगदान किसमें था? उनका किंडरगार्टन में था। यानी सी इज द राइट आंसर। ए गलत, बी गलत, और ए गलत, बी गलत, डी गलत। यानी हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? सी होगा। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा था? कि खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक जो हैं वो कौन है? वह फ्रोबेल माने जाते हैं, है ना? और किंडरगार्टन की संकल्पना भी फ्रोबेल ने ही दी थी। और किस नाम से जाना जाता है? अभी बताया आपको, फ्रोबेल उपहार के नाम से भी जाना जाता है। और एक और विधि बताई थी आपको, कौन सा? परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड, जिसके प्रतिपादक किलपैट्रिक हैं। और किलपैट्रिक कौन थे? जॉन डीवी के उत्तराधिकारी या शिष्य कह सकते हैं आप। क्लियर है ना? चलिए, और इन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है प्रारंभिक शिक्षा में। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न। जटिल परिस्थिति को समाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। अब देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर हम वर्तमान शिक्षा के केंद्र बिंदु की बात करें तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। यानी यहां पर अगर केंद्र बिंदु की बात करें तो केंद्र में कौन है? बालक है ना? यानी कह सकते हैं भाई कि जो शिक्षा है वो कैसी है? बाल केंद्रित शिक्षा है, बाल केंद्रित शिक्षा है। ठीक बात, क्लियर है ना? चलिए, तो यहां पर एक बात तो तय हो गया कि जटिल परिस्थितियों को समाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। अब इसमें से कौन सा जवाब सही होगा? पहला पढ़ते हैं, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देके। जी नहीं, यह तो बिल्कुल नहीं होगा। कभी भी कंपटीशन जैसे शब्द नहीं आने चाहिए। बच्चों को हमेशा एक टीचर होने के नाते सपोर्ट हमेशा करना चाहिए और बच्चे को सिखाने पे जोर देना चाहिए और बच्चों को सीखने पर जोर देना चाहिए। ये तो होगा नहीं। कोई भी सहायता ना देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्भर, यह भी नहीं होगा। उस पर एक भाषण देकर, यह भी नहीं होगा। कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिख करके, जी हाँ, ये बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। इसलिए इसका जवाब जो होगा वो क्या होगा? डी होगा। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि बालक के समक्ष जब भी हम कोई जटिल परिस्थिति उत्पन्न करेंगे तो अधिगम प्रक्रिया जो है वो बाधित होगी। और बच्चे को एकदम से कोई जटिल चीज दे दें तो बच्चा कर भी नहीं पाएगा। तो एक टीचर होने के नाते, एक सुलभकर्ता होने के नाते, एक फैसिलिटेटर होने के नाते आप उसे फैसिलिटेट करेंगे। और आप करेंगे क्या कि जो बच्चों का कार्य है ना उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उस पर निर्देश के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन कर सकते हैं। यह बेहतरीन होगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? प्रश्न नंबर 9, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। किस पर आधारित होता है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर? नहीं। शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर? सिर्फ इससे भी काम नहीं चलेगा। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर? जी हां, यह सही होगा। क्योंकि बच्चों में विकास भी होना चाहिए, डेवलपमेंट भी हो और ग्रोथ भी हो, है ना? क्लियर है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षक के सामाजिक सिद्धांतों पर नहीं। सारे किसी न किसी एक पक्ष की बात कर रहा है, लेकिन यहां पे सर्वांगीण पक्ष की बात कौन कर रहा है? सी ऑप्शन। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? चलिए, तो क्या हो जाएगा? विकास एवं वृद्धि, यानी दोनों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ग्रोथ की भी बात करेंगे बच्चों की, और डेवलपमेंट की भी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे?
डेवलपमेंट की भी बात करेंगे, यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों होना चाहिए किसी बच्चे का। तो यह इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अब लास्ट प्रश्न इसका है, 10वां प्रश्न लास्ट है इसका, और यह प्रश्न है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे अधिक यानी सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। तो देखो भाई, कक्षा में अनुशासन तभी बनेगा जब शिक्षण की जो प्रक्रिया है ना वह रुचिकर होगी, वो व्यवहारिक होगी। जितना रुचिकर होगी बच्चा उतना ही इंटरेस्ट लेगा, बच्चा उतना ही इन्वॉल्व रहेगा, और बच्चा जब इन्वॉल्व रहेगा तो अनुशासन भी बना रहेगा। क्लियर है ना? अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, निगेटिव आंसर कभी भी सही नहीं हो सकता। शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, जी हाँ, यह बिल्कुल सही जवाब होगा। छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, यह सॉल्यूशन नहीं है। अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधा प्रदान करना, यह भी सॉल्यूशन नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका जवाब क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। शिक्षण को इतना रुचिकर बना दें, इतना व्यवहारिक बना दें कि बच्चे पूरी तरह से क्लास में अपने आप को क्या करें, इन्वॉल्व कर लें, पार्टिसिपेट करें, है ना, और पूरी तरह से एक तरह से अनुशासन बना के रखें। क्लियर है? तो यह पूरा का पूरा 10 प्रश्न था और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें भी कुछ फैक्ट से पूछे गए, कुछ सिद्धांतों से पूछे गए, कुछ पैडागोजी पे आधारित प्रश्न है। इसी प्रकार के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपसे हम फिर जल्द मिलेंगे। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।